नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू कर लें। एवरेट कैलोवे का हमेशा से मानना था कि प्यार खामोशी से बनाया जाता है, कि स्नेह के सबसे बड़े काम तालियों या सार्वजनिक घोषणाओं के साथ नहीं आते, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे इशारों में छिपे होते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, जब उसकी पत्नी सोफे पर सो जाए तो उसे कंबल ओढ़ाना या खुद पीछे हट जाना ताकि वह चमक सके। एडेलिन के साथ अपनी शादी की शुरुआत से ही उसने खुद को उसका सुरक्षित ठिकाना बनाने का निश्चय किया था। उसने अथक परिश्रम किया, दोहरी शिफ्टें की, अतिरिक्त बैठकें की और हर उस चीज को छोड़ दिया जो उसे उस चीज से भटका सकती थी जिसे वह सबसे पवित्र मानता था, परिवार। एडेलिन की पसंद हमेशा से नफीस थी। उसे महंगे डिनर, एग्जॉटिक जगहों की यात्राएं, डिजाइनर कपड़े और सुनहरे रिबन वाले तोहफे पसंद थे। जब भी एवरेट उनके बैंक बैलेंस को कम होता देखता, तो वह एक गहरी सांस लेता और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। उसका मानना था कि उनका प्यार किसी भी वित्तीय झटके से कहीं ज्यादा मजबूत है। इससे भी बढ़कर उसे विश्वास था कि वे दोनों मिलकर एक साम्राज्य बना रहे हैं। जब उसने अपना खुद का व्यवसाय, एक चिकित्सा उपकरण वितरक, खोलने का फैसला किया, तो उसने एडेलिन को एक भागीदार के रूप में सूचीबद्ध करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसने सभी को बताया कि यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक था, एक तोहफा, यह कहने का एक तरीका, तुम भी इसका उतना ही हिस्सा हो जितनी मैं। और वह मुस्कुराती, उसे प्यार से गले लगाती, उसकी उदारता की प्रशंसा करती, लेकिन कभी भी दैनिक कामकाज में शामिल नहीं हुई। उसने कभी रिपोर्ट, क्लाइंट्स या हस्ताक्षरित अनुबंधों के बारे में पूछा तक नहीं। फिर भी एवरेट यह मानता रहा कि वह उसके साथ है। शुरुआती वर्षों में उसे हर उपलब्धि पर गर्व था। उसे याद था कि वह रात में थका हुआ घर आता, कार में ठंडा नाश्ता खाता, दोस्तों के कॉल को नजरअंदाज कर देता क्योंकि मैं आज नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत काम है। जब वह एडेलिन को खुश देखता, तो इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। उसकी मुस्कान उसे ऊर्जा देती थी। कभी कभी वह अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी पार्टियां करती और हमारी कंपनी के नतीजों के बारे में ऐसे बात करती जैसे वह सच में हिस्सा लेती हो, जैसे उसने काम किया हो और उसके साथ जीत साझा की हो। कमरे के दूसरी तरफ से एवरेट भी गर्व महसूस करते हुए मुस्कुराता। उसे कभी पहचान नहीं चाहिए थी। वह बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सही काम कर रहा है। उस समय उसे विश्वास था कि वह सही था। त्याग धीरे धीरे बढ़ते गए। उसने एक बड़े क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के लिए अपनी कार बेच दी, अपने बीमार पिता के साथ नियोजित यात्रा रद्द कर दी। सब कुछ उस रसोई के नवीनीकरण को कवर करने के लिए जो एडेलिन बहुत चाहती थी। पारिवारिक समारोहों में वह प्रसिद्ध ब्रांड पहनने पर जोर देती, जबकि एवरेट अपने सामान्य सूट में ही रहता, जो थोड़े पुराने और साधारण दिखते थे। ऐसा लगता था कि वह जिस भी कमरे में जाती, उसे रोशन कर देती और दिल ही दिल में उसे इस पर भी गर्व था। ऐसा था मानो उसने उसके लिए एक रानी की तरह रहने के लिए एक महल बनाया हो, भले ही वह खुद उस महल के फर्श पर सोता हो। कुछ दिन थकान उस पर हावी हो जाती, उसका शरीर भारी लगता, उसकी आंखें जलती और उसका सिर इतने सारे बिलों, समय सीमाओं और लक्ष्यों से धड़कता रहता। लेकिन जब वह घर पहुंचता और एडेलिन को चिमनी के सामने एक गिलास शराब के साथ देखता, तो वह खुद से कहता कि यह सब इसके लायक था, वह इसकी हकदार है। वह खुद से दोहराता। जब भी कोई बुरी खबर आती, कोई क्लाइंट पीछे हट जाता, कोई शिपमेंट खो जाता या कोई लक्ष्य चूक जाता,
तो वह इसे अपने तक ही रखता। वह उसे चिंतित नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी भूमिका रक्षा करना, प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ ठीक है। शिकायत करना कमजोरी का संकेत लगता था। एवरेट साझेदारी में दृढ़ता से विश्वास करता था। वह कहता था कि शादी एक ही दिशा में लगातार प्रयास के साथ नाव चलाने जैसा है। वह एडेलिन को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जो उसके साथ थी, भले ही वह व्यावहारिक कार्यों में हिस्सा न लेती हो। उसका मानना था कि वह अन्य चीजों का ध्यान रखती है, कि उसका योगदान भावनात्मक समर्थन देना है, कि उसकी उपस्थिति पर्दे के पीछे का वह अदृश्य सहारा है। कभी कभी जब वह उसे सोते हुए देखता तो उसे एक अजीब सी चुभन महसूस होती। यह एहसास कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उन विचारों को दूर कर देता। वह हमेशा उसमें सबसे अच्छा देखना पसंद करता, उसे संदेह का लाभ देता, जैसे कि किसी से प्यार करने का मतलब यह भी चुनना है कि क्या नजरअंदाज करना है। लेकिन संकेत थे। धीरे धीरे एडेलिन ने ऐसी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया जो उसने पहले नहीं की थी। उसने सवाल किया कि क्या कंपनी पर्याप्त रूप से बढ़ रही है। सोचा कि क्या उसे प्रबंधन के लिए नए लोगों को नहीं लाना चाहिए। उसने ऐसे लोगों को काम पर रखने का सुझाव दिया जिनका कोई मतलब नहीं था। महिलाओं के खर्चों के लिए कॉरपोरेट कार्ड पर वृद्धि की मांग की और कभी-कभी आर्लो नामक किसी व्यक्ति का जिक्र एक दोस्त के रूप में किया जो आधुनिक प्रबंधन को समझता था। एवरेट को यह अजीब लगा, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया। वह उस पर इतना विश्वास करता था कि उसे लगा कि उसका मन ही बातों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा है। जब भी कोई संदेह उत्पन्न होता, वह उसे समझाने, उसके व्यवहार को सही ठहराने का एक तरीका खोज लेता। समय बीतता गया और उनके बीच की दूरी बिना उसके ध्यान दिए बढ़ती गई। वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे अलग-अलग ग्रहों पर। वह काम करता रहा, लड़ता रहा, अपना सर्वश्रेष्ठ करता रहा। इस बीच एडेलिन एक समानांतर वास्तविकता में तैरती हुई लग रही थी, जहां सब कुछ सुंदर, आसान और आरामदायक था। हर फैसले का वजन एवरेट के कंधों पर पड़ता, लेकिन वह सिर ऊंचा रखता, दिन ब दिन यह विश्वास करते हुए कि यह सब रंग लाएगा, उस दिन तक जब तक उसने वह ईमेल नहीं खोला। वह एक क्लिक अंत की शुरुआत थी। भले ही उसे अभी तक इसका अंदाजा नहीं था, उस ईमेल ने सिर्फ संदेह ही पैदा नहीं किया, इसने एक ऐसा घाव खोल दिया जो लंबे समय तक दर्द देता रहेगा। एवरेट ने उस स्वचालित सूचना को बार बार पढ़ा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि कंपनी के खाते से एक बड़ा भुगतान एक ऐसे नाम पर क्यों जा रहा था जिसे वह नहीं पहचानता था। यह एक छोटा सा, लगभग अदृश्य विवरण था, लेकिन यह वहां था, एक ढीला धागा। और एवरेट, जो हमेशा सावधानी बरतता था, उस धागे को धीरे धीरे खींचने लगा, जैसे कोई बम निष्क्रिय कर रहा हो। आवेग में काम करने के बजाय उसने वही किया जो वह हमेशा करता था। उसने अनुशासन का इस्तेमाल किया। कई दिनों तक उसने ऐसा दिखाया जैसे जीवन सामान्य हो। उसने एडेलिन के साथ नाश्ता किया, सामाजिक रात्रिभोज में उसके साथ गया और उसके दिन के बारे में आकस्मिक सवाल पूछे। लेकिन रात में जब घर शांत हो जाता, तो वह स्प्रेडशीट, स्टेटमेंट और भूले हुए बैकअप में डूब जाता। उसने विभाजित भुगतान, फर्जी कंपनियां और बाहरी परामर्श या कार्यकारी कोचिंग जैसे अस्पष्ट शब्दों द्वारा छिपाए गए वायर ट्रांसफर की खोज की। सब कुछ धन के व्यवस्थित गबन की ओर इशारा कर रहा था, जो हमेशा एक ही प्राप्तकर्ता के पास जा रहा था। आर्लो प्रेस्टन के नाम पर एक बैंक खाता, वह नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। एक निजी प्रशिक्षक जिसके साथ एडेलिन ने कुछ समय के लिए कक्षाएं ली थीं,
एक लड़का जिसे वह हमेशा सिर्फ एक दोस्त कहती थी। एवरेट विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन दस्तावेज, तारीखें, रकम, सब कुछ क्रूरता से एक साथ मेल खा रहा था। यह सिर्फ एक चक्कर नहीं था, यह कई स्तरों पर विश्वासघात था। वित्तीय, भावनात्मक, नैतिक, और वह आदमी जिसने उस शादी के लिए सब कुछ दे दिया था, अब महसूस कर रहा था कि वह उसी व्यक्ति द्वारा रची गई एक योजना में फंस गया था, जिसे उसका साथी होना चाहिए था। सभी सबूत, भौतिक और डिजिटल, इकट्ठा करने के बाद एवरेट पूरी रात चुपचाप बैठा रहा। कागजों के उस ढेर को ऐसे घूरता रहा जैसे कि वह एक टूटा हुआ आईना हो, जो पिछले कुछ वर्षों में उसके द्वारा जी गई हर चीज को दर्शा रहा हो। वह न तो रोया और न ही सोया। उसने बस उस व्यक्ति की शांति के साथ सूर्योदय की प्रतीक्षा की, जो पहले ही एक फैसला कर चुका है। उस दोपहर एडेलिन फोन पर बात करते हुए, मुस्कुराते हुए शॉपिंग बैग लेकर घर आई। वह खुश, शांत लग रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अलग दुनिया में जी रही हो। एवरेट ने उसे फोन रखने के लिए कहा। उसका लहजा शांत था, लेकिन कुछ अलग था, और उसने यह महसूस किया। उसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, और उसने बस इतना कहा, हमें बात करने की जरूरत है। वे लिविंग रूम में बैठ गए, और एवरेट के हाथ में एक कागज था। यह आर्लो को किए गए ट्रांसफर में से एक को दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट की एक प्रति थी। उसने उसे एक बेचैन कर देने वाली शांति के साथ दिया। क्या तुम इसे पहचानती हो? एडेलिन ने उसे पढ़ा, घबराई हुई हंसी हंसी, और एक मजाक के साथ इसे टालने की कोशिश की। ओह हनी, यह तो फाइनेंस टीम का काम होगा। तुम जानते हो कि मैं ये चीजें नहीं समझती। लेकिन एवरेट ने बीच में ही रोक दिया। उसने एक और दस्तावेज निकाला, फिर एक और एक और। हर एक में डेटा, स्क्रीनशॉट, अनुबंध, ईमेल थे। उसके पास सब कुछ मैप किया हुआ था। एडेलिन का रंग उड़ने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास अब दहशत से कांप रहा था। उसने अपनी बाहें मोड़ ली, अपनी सीट पर हिली, बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन एवरेट ने किसी भी भटकाव की अनुमति नहीं दी। जब उसने मेज पर एक संदेश रखा, जिसमें उसने एक कर्मचारी से कहा था, आराम से, वह इसे कभी नहीं देखेगा। एवरेट बिना देखे हर चीज पर हस्ताक्षर कर देता है। वह ऐसा ही है। तो कमरे में सन्नाटा छा गया। एडेलिन ने पासा पलटने की कोशिश की, उससे सवाल किए, उसके लहजे की शिकायत की, उस पर, उसकी निजता पर आक्रमण करने का आरोप लगाया। लेकिन एवरेट, अभी भी शांत, ने एक गहरी सांस ली और एक संयमित तीव्रता के साथ बोला, मैं तुम्हारा साथी था, तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा दोस्त। मैंने अपने सपने पर तुम्हारा नाम रखा। मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा दिया, और तुमने महत्वाकांक्षा, घमंड, और उसके लिए मेरी पीठ पीछे वह सब नष्ट कर दिया। वह ऐसे हंसने की कोशिश की जैसे उसे अब भी विश्वास हो कि वह स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। तुम ज्यादा सोच रहे हो, यह इतना गंभीर नहीं है। हम इसे बिना किसी नाटक के संभाल सकते हैं। तभी वह खड़ा हुआ, तलाक के कागजात वाला एक लिफाफा उठाया और उसे मेज पर पटक दिया। उसने दृढ़ता से कहा, अब कोई हम नहीं है एडेलिन। यह शादी खत्म हो गई है, और अब हम सब कुछ उसी तरह से संभालेंगे जैसा तुमने चुना, कागजात और सच्चाई के साथ। एडेलिन सोफे से उछल पड़ी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास अब हताशा में बदल गया था। उसने उसकी बांह पकड़ने की, भीख मांगने की, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एवरेट ने उसे बिना किसी गुस्से, बिना किसी नफरत के देखा, केवल उस व्यक्ति की खाली नजरों से देखा जिसे एहसास हो गया था कि उसके प्यार को फेंक दिया गया था।
कुछ दिनों बाद सुनवाई में एडेलिन अपने वकीलों के साथ बेदाग मेकअप में ऐसे हाव भाव के साथ आई जैसे उसे अब भी विश्वास हो कि उसका पलड़ा भारी है। शायद उसने सोचा था कि भावनात्मक दबाव एवरेट को झुका देगा। शायद उसे विश्वास था कि वह अभी भी उसकी इतनी परवाह करता है कि उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जो एवरेट उस कमरे में दाखिल हुआ, वह एक अलग आदमी था। न कि वह प्यार करने वाला पति जो हम के नाम पर सब कुछ सह लेता था। अब वह एक ऐसा आदमी था जिसने खुद को चुना था। जब जज ने उसे बोलने के लिए कहा, तो एवरेट ने बस अपना फोल्डर सौंप दिया। अंदर वही व्यवस्थित संगठन जिसने उसके जीवन का मार्गदर्शन किया था, अब सच्चाई को उजागर कर रहा था। बैंक स्टेटमेंट, मुद्रित ईमेल, लेन देन लॉग, यहां तक कि एडेलिन के साथ बातचीत का एक प्रतिलेख भी था। जज ने सब कुछ चुपचाप पढ़ा। हर पन्ने के साथ माहौल बदल गया। एडेलिन ने अपनी आंखें नीचे रखीं। उसका मुखौटा टूट रहा था और आर्लो का नाम बार बार उन ट्रांसफर के सीधे प्राप्तकर्ता के रूप में देखना अंतिम झटका था। जज ने सामग्री की समीक्षा के लिए सत्र को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। जब सत्र फिर से शुरू हुआ, तो उसने एक प्रारंभिक फैसला सुनाया जिसने पूरी प्रक्रिया का रुख बदल दिया। पत्नी की संपत्ति को तत्काल फ्रीज करना और कंपनी का पूर्ण ऑडिट शुरू करना। एडेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके वकील आपस में फुसफुसाए। आर्लो, जिसका नाम दस्तावेजों में था, को अब एक साथी के रूप में जवाब देना होगा। उसका पतन शुरू हो चुका था और कोई भी मेकअप, बहाने या आकर्षण इसे रोक नहीं सकता था। एवरेट बस उसी शांति से देखता रहा जो वह उसे हर स्थिति में पेश करता था। अब उसने उसे ठंडी, अकाट्य सच्चाई पेश की। सुनवाई के बाद के दिनों में एडेलिन उस एकमात्र चीज से चिपकी रही जिसे वह अब भी नियंत्रित कर सकती थी, दिखावा। वह सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें पोस्ट करती रही, हफ्तों पहले की घटनाओं पर मुस्कुराती रही और एक ढह चुकी छवि को बनाए रखने के हताश प्रयास में नई शुरुआत और नई शुरुआत के बारे में अस्पष्ट कैप्शन लिखती रही। उसकी दुनिया, जो कभी विलासिता, प्रभाव और सुविधा पर टिकी हुई थी, अब हर तरफ से टूटने लगी थी। करीबी दोस्तों ने उससे बचना शुरू कर दिया। पारिवारिक समारोहों में रिश्तेदारों ने दूरी बना ली और यहां तक कि जो ब्रांड उसे प्रचार के लिए उत्पाद भेजते थे, वे भी चुपचाप गायब हो गए। उसका नाम, जो कभी दरवाजे खोलता था, अब कुछ को बिना किसी औपचारिकता के बंद कर देता था। आर्लो, जो कभी इतना आत्मविश्वासी और आकर्षक था, उसका छिपा हुआ साथी रातों रात बदल गया। चंचल लहजा गायब हो गया। उसने संदेशों का तुरंत जवाब देना बंद कर दिया। वह ज्यादातर व्यस्त रहने लगा और यहां तक कि 3 दिनों तक गायब भी रहा। जब वह आखिरकार उससे व्यक्तिगत रूप से मिल पाई, तो वह ठंडा, अधीर था, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज से कुचल रहा हो जो हाल ही में एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह लग रही थी। वे जिज्ञासु नजरों से दूर एक कोने के कैफे में बैठे। उसने बात करने की, भीख मांगने की, जोर देने की कोशिश की कि सब कुछ नियंत्रण में है। आर्लो बेचैन था, लगातार अपना फोन देख रहा था, छोटे, दूर के जवाब दे रहा था। उसने किसी भी समर्थन का वादा नहीं किया, कोई वफादारी नहीं दिखाई। उनकी बैठक के अंत में वह उठा और कहा, अगर इस वजह से मैं मुसीबत में फंसा, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम यह जानती हो। एडेलिन कांप गई। जब से यह सब शुरू हुआ था, पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अकेली है। उसके पास अब पति की ढाल नहीं थी जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, न ही एहसानों और संपर्कों के नेटवर्क का संरक्षण। अब वह सिर्फ एक महिला थी जो सब कुछ खोने वाली थी, जो संदिग्ध नजरों
और अपने ही विकल्पों के परिणामों से घिरी हुई थी। स्थानीय अखबारों ने मामले के बारे में पहली अफवाहें चलाना शुरू कर दिया। वित्तीय घोटालों को कवर करने वाले एक गॉसिप ब्लॉग ने एक छोटा नोट पोस्ट किया। व्यवसायी महिला वैवाहिक और कॉरपोरेट धोखाधड़ी घोटाले में शामिल। यह शीर्षक ही कुछ दुकानों के लिए साझेदारी रद्द करने और व्यवसायों के लिए विज्ञापन सौदों पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त था। एडेलिन ने सब कुछ नकारने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह सिर्फ ईर्ष्यालु लोगों की अफवाहें, विकृतियां या एक कड़वा तलाक है। लेकिन कोई भी सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इस बीच मामला एक अजेय लहर की तरह आगे बढ़ा। ऑडिट में और अधिक अनियमितताएं सामने आईं और नाम सामने आए। उसके खाते से ईमेल बैंक रिकॉर्ड से मेल खाए। उसके वकीलों ने उसके तकनीकी ज्ञान की कमी के आधार पर एक बचाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तारीखों, हस्ताक्षरों और आंतरिक संचार ने एडेलिन को हर धोखाधड़ी वाले लेनदेन के केंद्र में रखा। उन्होंने एक सौदा करने की कोशिश करने के लिए एक और सुनवाई का अनुरोध किया। जोड़े के इतिहास, अलगाव की भावनात्मक उथल-पुथल की अपील की। यहां तक कि दावा किया कि एडेलिन हाल के महीनों में मानसिक रूप से अस्थिर थी। सब कुछ सबूतों द्वारा खंडित कर दिया गया और जब भी एवरेट बोलता, जज ध्यान से सुनता। उसकी आवाज में, उसके संयम में कुछ था, एक घायल गरिमा, लेकिन अविचलित। एडेलिन ने खुद को अधर में पाया। जिस अपार्टमेंट में वह रह रही थी, वह कानूनी समीक्षा के अधीन था। उसके क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए थे और उसके वित्तीय लेनदेन सीमित थे। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि जांच के कारण उसका पासपोर्ट रोक लिया गया था। उसने व्यापार जगत के परिचितों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शामिल नहीं होना चाहता था। एक व्यक्ति ने उसे संदेश भी भेजा, तुमने खुद को इसमें फंसाया है, अब इसे खुद ही ठीक करो। रातें लंबी होने लगीं। वही दीवारें जो कभी उसके विलासितापूर्ण जीवन का घर थीं, अब घुटन महसूस कराती थीं। वह लिविंग रूम के सोफे पर घंटों बिना कुछ देखे बैठी रहती। एवरेट की यादें उसे दर्दनाक रूप से सताने लगीं। वह आदमी नहीं जो उसे अपनी दिनचर्या से रोकता था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सब के बावजूद हमेशा वहां था। उसे वे समय याद आए जब वह थका देने वाली शिफ्ट के बाद भी उसे फूलों से आश्चर्यचकित कर देता था। जब वह थकी हुई मुस्कान के साथ धीरे से कहता, खर्च पर थोड़ा ध्यान दो, और वह कैसे अपनी आंखें घुमाती, उसे कंजूस कहती। उसने उन रविवार की सुबहों के बारे में सोचा जब वह नाश्ता बनाता था, जब वह अभी भी सो रही होती थी, और वह कैसे कहता था, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। जब भी चीजें पटरी से उतर जाती थीं, ऐसा था मानो पहली बार उसने यह सब किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों से देखा हो जिसने इसे खो दिया हो। उसके महंगे कपड़े जो अब अलमारी में धूल फांक रहे थे, अब कोई मतलब नहीं रखते थे। उसकी आयातित ऊंची एड़ी के जूते, बैग और फ्रांसीसी इत्र इस नई वास्तविकता में बेमेल लग रहे थे। उसकी पहचान, जो कभी बाहरी चमक पर टिकी थी, एक आईने के सामने ढह गई थी, जो केवल एक साधारण महिला को दिखा रहा था, जो अपनी ही गलतियों से थकी हुई और फंसी हुई थी। एक सुबह वह बिल्डिंग मैनेजर के एक नोट पर उठी। उसका नाम पट्टे से हटाया जा रहा था। संपत्ति कंपनी के नाम पर स्थानांतरित कर दी गई थी, जो अब कानूनी विवाद में थी। उसके पास बाहर निकलने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। उसने अपना फोन उठाया, अपने संपर्कों को स्क्रॉल किया और महसूस किया कि वे सभी लोग जो शहद की मक्खियों की तरह उससे चिपके हुए थे, अब सिर्फ मूक, अनुत्तरदायी नंबरों की एक सूची थे। उसने आर्लो को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ ने उसे बताया
कि यह इसके लायक नहीं है। वह जवाब नहीं देगा, और भले ही वह देता, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस दोपहर पहली बार वह सच में रोई। यह गुस्सा या शर्म नहीं थी, यह शुद्ध लाचारी थी। वह बिना मेकअप, बिना दर्शकों के, एक गहरी, दर्दनाक सिसकी के साथ धीरे धीरे रोई। और जैसे जैसे आंसू बहते गए, वह खुद से फुसफुसाई, यह विश्वास करने की कोशिश कर रही थी कि अभी भी सब कुछ ठीक करने का एक तरीका है। लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी कि कुछ विकल्पों की एक कीमत होती है, और सालों से उसने भावनात्मक कर्ज जमा किए थे, जो अब एक साथ चुकाने थे। आसमान भूरा था जब एडेलिन उस घर पर पहुंची जिसे वह कभी एवरेट के साथ साझा करती थी। उसने दूर गाड़ी खड़ी की, बिना छाते के हल्की बूंदाबांदी में चली, अपने कोट को कसकर पकड़ लिया, ठंड से ज्यादा शर्म से। गीले फुटपाथ ने उसकी विकृत छवि को प्रतिबिंबित किया, जो उसके अंदर महसूस होने वाले भाव से मेल खाती थी। खुद का एक टूटा हुआ संस्करण, लगभग अपरिचित। सामने के दरवाजे की ओर हर कदम पिछले से भारी लग रहा था, जैसे कि बरामदे की सीढ़ियां ऊंचाई में दोगुनी हो गई हों। वह एक पल के लिए रुकी, चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर नींद न आने वाली रातों और दर्दनाक खामोशियों के निशान थे। उसकी लिपस्टिक हल्की थी, उसके बाल बिना ज्यादा परवाह के पीछे बंधे हुए थे, और उसने एक साधारण घिसा हुआ चमड़े का बैग ले रखा था। उस महिला से बहुत अलग, जो कभी ऊंची एड़ी के जूते और डिजाइनर धूप के चश्मे में उस सड़क को पार करती थी। उसने हिचकिचाहट के साथ दरवाजे की घंटी बजाई, इंतजार करती रही। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लगा कि वह छाती से बाहर निकल आएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, ठंडे थे। दरवाजे के दूसरी तरफ से कदमों की आहट सुनकर उसने अपनी सांस रोक ली। एवरेट ने जवाब दिया। उसने एक ग्रे टी शर्ट, गहरे रंग की स्वेट पैंट पहन रखी थी और नंगे पैर था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और हल्की दाढ़ी दिख रही थी। वह आराम से, लगभग घरेलू लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि दरवाजा अब अतीत और वर्तमान के बीच एक सीमा थी। एडेलिन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज धीमी, कांपती हुई निकली। मुझे मुझे तुमसे मिलना था। एवरेट कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, उसे ऐसे देखता रहा जैसे यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वह असली है या पहले की कोई याद। वह एक तरफ हट गया और दरवाजा थोड़ा और खोला, विनम्र लेकिन ठीक से स्वागत करने वाला नहीं। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। घर में अभी भी जानी पहचानी महक थी, लेकिन माहौल अलग था, सरल, हल्का, लगभग न्यूनतम। दीवारों पर कभी प्रदर्शित होने वाली उन दोनों की तस्वीरें चली गई थीं। लिविंग रूम में एक नया पौधा था। एक दीवार के सहारे एक गिटार झुका हुआ था। कॉफी टेबल पर अभी भी गर्म चाय का एक मग रखा था। वह सोफे के किनारे पर ऐसे बैठ गई जैसे कि वह उस जगह पर कब्जा कर रही हो जो अब उसकी नहीं थी। एवरेट दीवार के सहारे खड़ा रहा, हाथ बांधे। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, उसने फर्श को घूरते हुए कहा। मैं इन सब में खो गई। पैसा, शक्ति का एहसास, चाहा जाना। मैंने खुद को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। मैंने एक भ्रम के लिए कुछ वास्तविक चीज का सौदा कर लिया। वह उसे शांति से, बिना किसी रुकावट के देखता रहा। कोई गुस्सा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, बस सुन रहा था। एडेलिन ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि मैं इसे अभी भी ठीक कर सकती हूं, कि हमारे बीच कुछ बचाने लायक है। मुझे पता है कि मैंने भयानक गलतियां की हैं, लेकिन मैं थक गई हूं। मैं अकेली हूं, और
मुझे तुम्हारी याद आती है। चुप्पी छा गई। केवल खिड़की से टकराती बारिश की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। एवरेट सोफे के बगल में एक छोटी सी अलमारी के पास गया और एक दराज खोली, उसी शांति के साथ जैसे कोई जानता हो कि वह वास्तव में क्या खोज रहा है। उसने 4 तह में मोड़ा हुआ $1 का बिल निकाला, वापस उसके पास गया और धीरे से उसे थमा दिया। बस यही बचा है, उसने कहा। कांपते हाथों से एडलिन ने वो बिल थाम लिया। उसकी नजरें पहले एवरेट पर गईं और फिर उस डॉलर के नोट पर टिक गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने पलकें नहीं झपकाईं। वह जानती थी कि यह सुलह नहीं, बल्कि एक रिश्ते का अंत था। एवरेट की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। उसने कहा, मैंने खुद को फिर से जोता है और अब मैं पूरा हूं। अब मैं किसी को भी अपना आधा अधूरा साथ नहीं दूंगा। एडलिन जवाब देना चाहती थी, एक और मौके की भीख मांगना चाहती थी, कहना चाहती थी कि उसने सबक सीख लिया है, कि वो बदल सकती है। पर अब वादों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ऐसा लगा जैसे पीछे का दरवाजा उसे पुकार रहा हो, याद दिला रहा हो कि अब जाने का वक्त हो चला है। वह धीरे से उठी, उस नोट को ऐसे भींचकर जैसे वो लोहे की सलाखों से भी ज्यादा भारी हो, और बिना पीछे मुद्दे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आ गई। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो बाहर की दुनिया भी अब उसे पहचानने से इनकार कर रही हो। एवरेट बस देखता रहा। उसने इंतजार किया जब तक कि वो एसडी हक पार नहीं कर गई। हल्की बूंदाबांदी में उसकी छोटी सी परछाई धीरे धीरे शहर की धुंध में खो गई। वो कुछ पल और वहीं ठहरा रहा, एक गहरे सुकून में। आखिरकार सब खत्म हो गया था, और इसमें कोई दर्द नहीं था। यह एक ऐसा अंत था जिसका होना जरूरी था, बिल्कुल साफ और आजाद कर देने वाला। फिर वो पलटा, अपना मग उठाया, चाय का एक घूंट लिया और उस खामोश इरादे के साथ सामने देखने लगा, जो उस इंसान में होता है जिसने ये जान लिया हो कि कभी-कभी खुद को पूरी तरह से पाने के लिए पहले खुद को पूरी तरह खोना पुड़ी ढीता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कुछ भी नया मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।